हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 41 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 30 प्रश्न रखे गए हैं। और 30 प्रश्न साइंस से लिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10-10 प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं ये PYQ से लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आप इसे बनाइए ज़रूर, और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें आपको ये 30 प्रश्न के आंसर और उसके कुछ डिफिनेशन भी मिलेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। तो ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है दूसरी वस्तुओं को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जो किसके समानुपाती होता है। इसके बारे में बताइए, तो किसके समानुपाती होगा? तो किसके समानुपाती हो जाएगा? तो हो जाएगा उसके द्रव्यमान के गुणक के। क्या होगा? उसके द्रव्यमान के गुणक के। क्या हो जाएगा? उसके द्रव्यमान के गुणक के। कैसे? तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी इंटू M1 M2 बटे आर स्क्वायर। इसमें आर नहीं, आर हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी स्क्वायर। ठीक है, डी हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी जो है दूरी है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो ये देखिए, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जो ये यहाँ बल दिया हुआ है तो किसके समानुपाती है? तो द्रव्यमान के समानुपाती है। ठीक है, तो उसके द्रव्यमानों के गुणक, गुणक का मतलब द्रव्यमानों के गुणक है ना, M1 × M2, तो इसके गुणक का समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा? यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल लगेगा। तब ये ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि बल बल 2 गुना हो जाएगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना हो जाएगा, या बल 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, क्या हुआ था? E बराबर G × M1 × M2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ F1 मान लेते हैं और फिर F2 बराबर निकालते हैं। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? जी इंटू, तो क्या करा कि द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया। तो मैंने दोनों वस्तुओं का कितना, तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों वस्तु पहला हो जाएगा 3m1 और दूसरा हो जाएगा 3m2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? तो तीन 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 गुने 3 करेंगे तो क्या है? 9। 3 3 9 जी पाते हो, और M2 यही लिख देते हैं। बटा में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ का F1 का क्या है? G × M1 × M2 बटे डी स्क्वायर। तो यहाँ वही बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो F2 बराबर 9, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ F1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा F1। तो कितना गुना हो गया? तो 9 गुना। कितना हो जाएगा? तो बल जो है 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उनके मान के समान ही होता है। तो चंद्रमा और पृथ्वी पर दोनों उनके मान के समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये भी सही हो जाएगा। आगे चलिए, तो अगला क्या करा कि सी नंबर करा कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। तो ये भी बात क्या है? तो सही है। ठीक है, ये बात क्या है? तो सही हो जाएगा। अक्सर अगला करा कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा आधा नहीं होता है। नहीं लिख दिया आधा आधा नहीं होता, इसका मैं गलती को ना, तो एक ही गलती है ऑप्शन नंबर डी। तो डी का है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि केवल एक गलती है। कौन? तो डी। डी क्या है? तो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ असत्य कथन को चुनना चुना था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है?
तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर पर। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। क्या हो जाएगा? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज रिक्त स्थान ने किया था। तो जी का खोज किसने किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में पूछा। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग न्यूटन नहीं मारिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश। क्या? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा गुरुत्वाकर्षण या जी का मान कितना होता है वो बता दीजिए। तो जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11। अब इसका मात्रक में क्या लिखेंगे? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मात्रक दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये भी दिया है, ठीक है, इसका मात्रक जरूर पूछ देता है। चलिए अगले पास का चल, तो अगला पास क्या कर जाएगा कहता है? अगला पास कर रहा है 6 नंबर की ये जी एम इंटू एम, मतलब भाई एम एन इंटू एम टू है, जिसमें बट्टा में डी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी स्क्वायर जिसको मैं जी को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि जी को क्या कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण या स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुरुत्व के कारण त्वरण, गुरुत्वीय बल या अधिक ऊंचाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या होगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा? अगला पास करा है निम्नलिखित में से कौन से या कथन गलत है। यहाँ कर तो गलत कथन को चुनना है। ठीक है, किसको? तो गलत कथन को चुनना है। चलिए हम लोग गलत कथन को चुनना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। तो ये बात सही है, चंद्रमा पर जी का मान और पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ताकि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन है। तो सेम टू सेम पहले जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। तो आगे इसको सही कैसे होगा, इसको हम लोग निकाल कर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि निकालना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता भी लगेगा कि कैसे बनता है। ठीक है, पहले देखिए कि क्या होता है। ए बराबर आप लोग को फार्मूला याद होता है। ए बराबर क्या होता है? जी इंटू M1 इंटू M2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, तो एफ बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले 1 मीटर की दूरी दिया हुआ है, दूरी दूरी आपको दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। ठीक है, तो द्रव्यमान में 2 किलोग्राम दे गया है। तो सबसे पहले आपको जी का मान बैठाना है। ठीक है, तो जी का मान बैठाए तो कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11। ठीक है, और यहाँ गुना कर देंगे कौन था? M1 M2। तो M1 यहाँ देवा है, M2 यहाँ देवा है, तो दो दोनों का 4, तो यहाँ 4 डायरेक्ट। ठीक है, गुना करके और बाद में तो यहाँ दूरी आपको 1 मीटर दिया, तो यहाँ 1 ले देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर यही आएगा, 26.68 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। यही इसके सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर आएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? तो अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रयोगशाला में मान्य है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य है, बाहर नहीं मान रहे हम लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होगा? तो प्रयोगशाला में ही मान्य नहीं है, बाहर भी हम लोग मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करा कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है,
यहाँ पर कौन गलत पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तो गलत आंसर पूछ रहा था। गलत कौन है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा, केवल सी इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो केवल सी ही इसका गलत है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बढ़ जाता है, बी कह रहा है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शून्य हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि समान रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम हो जाती है। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो कैसे, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि ये पर और ये डी होता है, मतलब ऊपर वाला हटा देते हैं, हमको रिलेशन किस में देखना है, तो बल और गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच रिलेशन देखना था, ये बराबर डी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर यही क्या हो जाएगा, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर ये बढ़ जाए तो ये घट जाएगा, और अगर ये घट जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें पूछ रहा था कि दूरी बढ़ा दिया जाए, दूरी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, तो घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह रिक्त स्थान के कारण होता है। पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह रिक्त स्थान के कारण होता है। तो किस कारण से उसको आकर्षित किया करती है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, क्या करते हैं, तो अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। ठीक है, अगर दो वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना क्या था, फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला याद रखिए, E बराबर जी इंटू M1 M2 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बार बार लिखने से ही याद होता है। ठीक है, तो इसको F1 मान, ठीक है, F1। चलिए F2 निकालते हैं। तो F2 क्या, जी इंटू, और कहा क्या कर रहा है कि द्रव्यमान को आधा कर देना है। ठीक है, तो द्रव्यमान को आधा कर M1 गुना बटे, और फिर इसमें कह रहा था कि यदि दोनों वस्तुओं को बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, ठीक है, तो बीच की दूरी को परिवर्तित नहीं करना, जो का इसका ds। ठीक है, तो आगे क्या होगा, तो आगे देखेंगे F2 बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो एक बटा दो, तो दो दूनों का चार हो जाएगा। तो हम लोग एक बटा चार आगे लिख देंगे, गुना में जी लिख देंगे, और M1 इंटू M2 बटे आर। ठीक है, आर स्क्वायर, सॉरी आर करें, डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, जो का त्यों लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या करा कि F2 बराबर, तो देखिए जी M1 इंटू M2 बटे डी स्क्वायर है, यहाँ जी M1 इंटू M2 बटे डी स्क्वायर। इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं F1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक बटे चार F1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक बटे चार। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बटे चार। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है। ठीक है, इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है, ये बताना है। सबसे पहले इसमें बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान होता कितना है, तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो होता है 7। ठीक है, तो पूछा है इसमें कि शुद्ध जल के पीएच मान से कम, ठीक है, कम किसका हो, तो जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NaOH या NH4OH। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, तो ये क्षार है, ये भी क्षार है, और ये क्षार है। तो क्षार क्या होता है, 7 से अधिक हमको निकालना कितना है, तो हमको निकालना है कम। तो कम क्या होगा, जठर है, जिसमें क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। कौन सा, HCl पाया जाता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, तो लगभग 1.2 के नमसम होता है। कितना होता है, 1.2 के नमसम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जठर रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है,
अगला पास कह रहा है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, तो अगर प्रबल क्षार है दुर्बल अम्ल है तो क्या हो जाएगा उसका पीएच मान, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक ही रहेगा। क्या होगा, क्योंकि प्रबल क्षार है तो अम्ल निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, और क्षार उसमें बना रहेगा, इसलिए उसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो सही जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि 1 से लेकर 7 तक अम्ल होता है, ठीक है, और 7 से अधिक, 7 से अगर कम है तो अम्ल, और 7 से अधिक है तो क्षार, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और 7 है तो ये बन जाएगा उदासीन या लवण, ठीक है, क्या बन जाएगा, 7 के लमसम लवण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्या क्या करा, 13 नंबर, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है। इसमें किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लार, बी कह रहा है लार, मतलब भोजन से पहले वाला लार ऑप्शन नंबर ए में, और भोजन के बाद वाला लार, और फिर कॉफी टमाटर का रस। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो भोजन से पहले जो लार होता है, भोजन से पहले उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 ठीक है, और भोजन के जो बाद होता है उसका पीएच मान होता है 5.8, ठीक है, 107.4, इसका हो गया 5.8। और कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 4.5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है, और टमाटर रस का हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 4.4। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूछ रहा था कि सबसे कम पीएच मान किसका है, तो टमाटर के रस का, जिसका पीएच मान 4.4 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या करा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन को अब देखना है और उसमें कौन सा सही है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन देखकर भागिए नहीं, इसको देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ही सबसे आसान होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उसका पीएच मान 7 होता है। तो आपको पता है कि ये बात सही है, ठीक है। प्रबल देखिए, प्रबल यहाँ अम्ल भी कह रहा है और प्रबल यहाँ क्षार भी कह रहा है, दोनों मिलने के बाद लवण बनेगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पीएच वन कितना होगा, 7, क्योंकि मैंने बताया था कि ये 0 से लेकर 1 सॉरी 7 तक, 7 के जो नीचे रहेगा वो अम्लीय कहेगा, ठीक है, और 7 के जो ऊपर रहेगा वो हो जाएगा क्षारीय, ठीक है, और जो 7 रहेगा वही उदासीन है, ठीक है, 7 ही उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कथन मतलब एक इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होता है, उसका पीएच वहाँ 7 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा कि प्रबल अम्ल है, ठीक है, तो प्रबल अम्ल हो गया, और दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार है तो उसको निष्क्रिय कर देगा और अम्ल बरकरार रहेगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो 7 से कम ही रहेगा, वो अम्लीय रहेगा बस, तो इसलिए उसका मान भी 7 से कम रहेगा, तो ये भी इसका, ठीक है। तो ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन दो भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, तो दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जगह, दोनों कथन सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान से कम होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान रिक्त स्थान से कम होता है, मतलब किससे कम होता है इसके बारे में बताना है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो किससे कम होता है, तो वो होता है 5.6 से, कितना, तो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अम्ल वर्षा के बाद शब्दावली किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ, ठीक है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा 1872 में इसके बारे में बोला गया था, ठीक है, कितना, 1872 में इसके बारे में बताया था। किसके द्वारा बताया गया था, तो रॉबर्ट इंगस स्मिथ के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो यहाँ देखिए प्रबल अम्ल भी है और प्रबल क्षार भी है, तो क्या हो जाएगा, पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे देखिए।
तो 7वां कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग को सही उत्तर के बारे में बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए पढ़िए और देखिए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति होता है। तो ये बात सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन, तो जर्मन भाषा में पोंटेज क्या हो जाएगा, तो पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगला क्या कर रहा है कि पीएच पैमाना स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। तो नहीं, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 16 तक नहीं, 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। कह रहे तो 0 से 7, 7 से 14, बस इतना ही हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल में क्या था, 16 तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये सही आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही है, बी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। तो जब 7 से 14 बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो क्षारीय तरफ बढ़ रहा है। तो क्षारीय तरफ अगर बढ़ रहा है तो किसको दर्शाएगा, तो OH को दर्शाएगा। तो OH माइनस को अगर अम्लीय तरफ जाता कि 7 से नीचे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो H प्लस आयन, ठीक है। तो अगर नीचे जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा क्षार, ठीक है। तो यहाँ क्षार के बारे में बोल रहा है, तो क्षार में क्या आ जाएगा, तो OH आयन का सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। OH आयन के सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो सटीक पीएच को मापना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सटीक पीएच को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ क्या कहा, हम लोग को सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो सही कथन को चुनना है, तो अगर से हम लोग कथन पढ़ते हैं फिर निष्कर्ष पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति क्या है, तो अम्लीय है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो होता है H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होता है, H2SO4। तो अम्लीय होने का कारण इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका मान सही है, कथन क्या है, तो ये तो सही है, लेकिन निष्कर्ष हमको चुनना है कि इसके अनुसार निष्कर्ष सही है या गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। तो नहीं, ये जब अम्लीय है तो 7 से कम हुआ, क्या हो जाएगा, तो 7 से कम, तो 7.5 तो हो जाएगा ये क्षारीय, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होता है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई फास्फोरस नहीं होता। कहाँ फास्फोरस, पी का मान कहाँ दिया हुआ है, तो नहीं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है, ठीक है। मतलब निष्कर्ष जो है 2, 1 और 2 दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, दोनों में से दोनों गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा, इसमें कह रहा है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है, कोडलिंग, गोस्टेलिंग या फिर फिंगरलिंग या हैचलिंग। तो आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैचलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हैचलिंग इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर देखें कि कोडलिंग, कोडलिंग जो है किसको कहा जाता है, तो कोडलिंग जो होता है तो कीट के बच्चे को कहा जाता है, किसको, तो कीट के बच्चे को, कीट के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, गोस्टलिंग किसको कहा जाता है, तो गोस्टलिंग हो जाएगा, ये कहा जाता है हंस का बच्चा, किसका, तो हंस का बच्चा को, हंस के बच्चे को गोस्टलिंग कहा जाता है। फिंगरलिंग किसको कहा जाता है, फिंगरलिंग कहा जाता है तो छोटी मछली को, किसको, तो छोटी मछली को,
छोटी मछली को क्या कहा जाता है? तो फिंगरलिंग कहा जाता है। कीट के बच्चे को देखा है तो कोडलिंग कहा जाता है, ठीक है। हंस के बच्चे को गोसलिंग कहा जाता है, और फिंगरलिंग किसको कहा जाता है? छोटी मछली को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? शुतुरमुर्ग का जो एक अंडा है उसका माप लगभग कितना होता है? तो 170 mm से 130 mm, ठीक है। 170 mm से 130, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 170 से 130 mm, ठीक है। 170 mm से 130 mm, ठीक है। mm याद रखिएगा। कहा कि यहाँ मीटर भी है, यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, इसलिए आप गलत ना मार दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा रिक्त स्थान का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल किसका है? मनुष्यों का, मछलियों का, गायों का या पक्षियों का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का, ठीक है। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया होता है, ठीक है। मनुष्य का क्या है तो क्या हो जाएगा? तो यूरिया, ठीक है। मनुष्य का क्या हो जाएगा? तो यूरिया हो जाएगा। जबकि मछली और गाय, मछली और गाय हुआ, मछली और यहाँ गाय, ये दोनों का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। क्या तो मछली और गाय अमोनिया, मनुष्य यूरिया, और पक्षी क्या करेगा? तो पक्षी और यूरिक अम्ल, क्या हो जाएगा? तो पक्षी यूरिक अम्ल। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। यानी एक पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ठीक है। पेंगुइन, पेंगुइन तो उड़ ही नहीं सकता, तो यह गलती हो गया पहले। हमिंग बर्ड, गोरैया या कठफोड़वा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह, हैमिंग बर्ड, ठीक है। ये क्या होता है? पीछे की ओर भी उड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल लगभग कितना होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बाज की चाल कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, ठीक है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? एबीज में शामिल है, एबीज में शामिल है। तो एबीज में कौन सा शामिल है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? पक्षी, जलजीवी या फिर स्तनधारी या मछलियाँ? तो एबीज जो होता है ये किसमें, इसमें शामिल क्या होता है? तो इसमें सिर्फ पक्षी होता है, ठीक है। पक्षी जो होता है ये एबीज में शामिल होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि पक्षी वर्ग में रिक्त स्थान होता है, पक्षी वर्ग में रिक्त स्थान होता है। तो पक्षी वर्ग में क्या क्या होता है इसे वर्ग बताइए। तो ऑप्शन मेरे करें कि बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। ऑप्शन नंबर सी करा कि पंखों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, या ऑप्शन नंबर डी करा कि बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। जिसका आपको आंसर पता हो गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा, ठीक है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड का। किसका? तो हमिंग बर्ड का जो अंडा होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। हमिंग बर्ड का अंडा क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और हमिंग बर्ड है जो उल्टा पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। तो हमिंग बर्ड क्या है? तो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो कौन सा ऐसा शारीरिक गुहा है जो वायु से भरी हुई होता है? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा साइनस। क्या हो जाएगा? साइनस, ठीक है। तो साइनस वायु से भरी हुई शारीरिक गुहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आंसर साइनस। और आज के लिए अगला क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है। तलवार जैसी चोंचे वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो जो हमिंग बर्ड है उसका चोंच कैसा होता है? तो तलवार जैसी, ठीक है। तो इसका विशेषता क्या है इसके बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। बी कह रहा है इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह केवल अंटार्कटिका में रहती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उड़ नहीं सकती।
तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले गलती होगा कि वो तो उड़ भी सकती है और उल्टा भी उड़ सकती है। ठीक है, इसलिए उड़ नहीं सकती, कैसे उड़ती है, वो उल्टा उड़ती है। आगे देखिए तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ठीक है, मैं हमिंग बर्ड का फोटो डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और ये सारे पीवाई क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे चुन चुन कर लाया गया। ठीक है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।